हेलो फ्रेंड, मैं अनुज सिंह आज आपके लिए 12th स्टैंडर्ड का मेरा फर्स्ट इकोनॉमिक्स लेक्चर लाया हूँ। बेसिकली आज इस लेक्चर में हम बच्चों क्या करेंगे, तो हम महाराष्ट्र बोर्ड का 12th स्टैंडर्ड का पूरा इकोनॉमिक्स का पूरा पोर्शन को समझेंगे, उसको ब्रीफ में समझने की कोशिश करेंगे। साथ ही साथ इतना ही नहीं, हम लोग ये भी देखेंगे कि हम पूरे ईयर का प्लान कैसे बनाएंगे, लेक्चर्स कैसे रहेंगे और उसके बाद क्या आपको एक्सपेक्ट करना है ये पूरे लेक्चर से। तो बच्चों सबसे पहला क्वेश्चन आ रहा कि इकोनॉमिक्स में 12th स्टैंडर्ड में है क्या। तो एक बात समझो, देखो जैसे इसका पोर्शन ले लेते हैं तो टोटल ऑल टुगेदर 10 चैप्टर्स है इकोनॉमिक्स में बच्चों। अब वो 10 चैप्टर्स अगर देखा जाए तो कुछ फर्स्ट 5 चैप्टर माइक्रो इकोनॉमिक्स के और नेक्स्ट 5 चैप्टर मैक्रो इकोनॉमिक्स के। तो अगर देखो पास्ट 5 इयर्स का जो इको का पोर्शन था वो चेंज हो गया इस साल, और इस साल उन्होंने कुछ नए चैप्टर्स ऐड किए और प्लस कुछ चैप्टर को श्रिंक किया गया। अब सबसे पहला चैप्टर जो है वो है माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो बच्चों पहले क्या होता था कि माइक्रो वॉज अ सेपरेट चैप्टर एंड मैक्रो वॉज अ सेपरेट चैप्टर, बट इज नाउ व्हाट दे हैव डन इज दे हैव क्लब बोथ द चैप्टर टुगेदर। ओके, नेक्स्ट आगे चलते हैं बच्चों। तो हम देखते हैं कि इसमें टोटल चैप्टर्स जो हैं वो कितने हैं। तो ऑल टुगेदर इफ़ यू सी इट आउट, माइक्रो इकोनॉमिक्स में आपको 6 चैप्टर्स आ रहे हैं। फर्स्ट चैप्टर इज़ अबाउट इंट्रोडक्शन टू माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। आई विल एक्सप्लेन यू दिस इन ब्रीफ एज आई स्टार्ट विद द फर्स्ट चैप्टर। सेकेंड चैप्टर जो है वो यूटिलिटी एनालिसिस है। मतलब अगर लॉजिक देखा जाए तो पहला चैप्टर आपको बोला जाएगा कि माइक्रो और मैक्रो है क्या, एक ब्रीफ आइडिया दिया जाएगा। और उसके बाद आ जा रहा है कि माइक्रो रिलेटेड जो कंटेंट या कंसेप्ट्स हैं उसको वो लोग एक्सप्लेन करेंगे। जैसे कस्टमर बिहेवियर क्या होता है, दैट इज़ नथिंग बट यूटिलिटी एनालिसिस। फिर अगर आपने कस्टमर के बिहेवियर को समझ लिया तो उस बेसिस पे कस्टमर का डिमांड भी समझ सकते हो। फिर सी इकोनॉमिक्स रियल लाइफ में कहाँ यूज़ होगा, ऑब्वियसली आपके एग्ज़ाम में तो यूज़ होगा ही होगा, बट साइड बाय साइड आपके प्रोफेशनल लाइफ, आपके कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लाइफ और आपके बिजनेस लाइफ में, मे बी एज अ पर्सन यू वुड बी अ एम्प्लॉई और इट कुड बी यू आर रनिंग योर बिजनेस। एंड आई टेल यू कि वहाँ सब जगह बच्चों सिर्फ बिजनेस करना नहीं, बिजनेस का तरीका मोस्ट इम्पॉर्टेंट है और उसमें आपको इकोनॉमिक्स बहुत फ़ायदे में होगा। तो बिज़नेस करने के लिए आपको एक दो पर्सपेक्टिव जानना ज़रूरी है। एक पर्सपेक्टिव होता है कस्टमर का बिहेवियर, एक पर्सपेक्टिव होता है सेलर का बिहेवियर, एक पर्सपेक्टिव होता है मार्केट स्ट्रक्चर कैसा है, एक पर्सपेक्टिव होता है कि उसमें सप्लाई साइड कैसे देखना है, डिमांड साइड कैसे देखना है। तो ये सब माइक्रो इकोनॉमिक्स के पार्ट हैं। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स में टोटल जो चैप्टर्स है एक शॉर्ट में देखा जाए तो फर्स्ट चैप्टर इज़ अबाउट इंट्रोडक्शन टू माइक्रो एंड मैक्रो, द सेकेंड चैप्टर इज़ अबाउट कंज्यूमर बिहेवियर और यू कॉल इट यूटिलिटी एनालिसिस। जो थर्ड चैप्टर बच्चों आ रहा है वो आ रहा है बेसिकली डिमांड एनालिसिस, और डिमांड के बाद आता है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। सो डिमांड, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, एंड देन यू हैव सप्लाई, अ सेलर बिहेवियर, एंड आफ्टर दैट व्हाट यू हैव इज फॉर्म्स ऑफ मार्केट। मतलब कि जब आप बिजनेस कर रहे हो तो किस मार्केट की पार्ट हो, आर यू अ मोनोपोलिस्टिक, आर यू अ कॉम्पिटिटिव, और यू आर इन मोनोपोली, और आर यू इन टू परफेक्ट कॉम्पिटिशन। सो दीज कैरेक्टरिस्टिक्स एंड फीचर वी आर गोइंग टू स्टडी। आगे जाते हैं बच्चों, अब मैक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में बात करेंगे। सो व्हेन आई टॉक अबाउट मैक्रो, लेट मी टेल यू, ये पूरा सिलेबस आपकी यूपीएससी रिलेटेड सिलेबस है या प्रोफेशनल एग्जाम्स रिलेटेड सिलेबस है, जहां आपको नेशनल पॉइंट ऑफ व्यू आपको देखना पड़ेगा। तो एक बात याद रखना, एज अ इंडिविजुअल यू आर कनेक्टेड टू द नेशंस। सो एक आपका पर्सपेक्टिव और एक ओवरऑल पर्सपेक्टिव, ये दोनों जानना जरूरी है। तो अब मैक्रो इकोनॉमिक्स में जो फर्स्ट चैप्टर है इट इज़ अबाउट इंडेक्स नंबर, 6th चैप्टर अकॉर्डिंगली। इंडेक्स नंबर इज नथिंग बट व्हाट, इट इज़ अ मैथमेटिकल टूल टू कैलकुलेट चेंज इन द प्राइस और चेंज इन द एक्सपेंडिचर। जो हमारा महंगाई होता है, इन्फ्लेशन होता है, इन्फ्लेशन को मेजर करने के लिए जो मैथमेटिकल टूल्स यूज़ किए हैं वो इंडेक्स नंबर है। पहले ये 11th स्टैंडर्ड में होता था। दिस इज़ न्यू चेंज दैट बीइंग ब्रॉट बाय मास्टर बोर्ड, दैट दे हैव ब्रॉट दिस चैप्टर इनटू 12th स्टैंडर्ड। नेक्स्ट उसके बाद जाते हैं बच्चों तो नेशनल इनकम, ये बहुत अच्छा चैप्टर कि एज अ कंट्री पूरा देश का इनकम कैसे बनता है ना, एज अ फैमिली देखो जो कमाता हो उसका इनकम ऐड कर लो आप,
फैमिली इनकम मिल जाएगा। वैसे पूरे इंडिया का इनकम कैसा है, और सिर्फ इंडिया का इनकम नहीं, इंडिया के आगे बाकी कंपेयर किया जाए तो यूएसए की जीडीपी, चाइना के जीडीपी, मतलब उनका इनकम, इंडिया का इनकम, वी विल बी कंपेयरिंग ग्लोबल इनकम एज वेल। Next are public finance. Now public finance of India means nothing but the expenditure, receipts and payment of India. मतलब I would be talking about a budget. बच्चों बजट का इम्पैक्ट स्टॉक एक्सचेंज और शेयर मार्केट में बहुत है। इंडिया का जो कैपिटल मार्केट है वहाँ यू विल रियलाइज every year finance minister produce the budget, and that has a huge impact even in corporate life, personal life, and even into share market. So we would be studying what is the relation of all of them. Next, moving ahead, we would be even studying money market, capital market. ये latest है सर, पहले 2 चैप्टर्स था, एक था कमर्शियल बैंक और दूसरा था सेंट्रल बैंक, बट इस साल थोड़ा अलग टाइटल उन लोग ने दिया, मनी मार्केट इज covering both commercial and central bank both, whereas capital market is basically dealing with the stock exchange or financial instrument. जो last part आ रहा है that is about foreign trade, where we would be studying about import and exports and intraport about it. So this is brief about what we have. So first chapter से हम लोग start करते हैं बच्चों. Now if you ask me, first chapter is introduction to microeconomics. तो अगर मैं माइक्रो इकोनॉमिक्स में बच्चों जाऊं तो उससे पहला क्वेश्चन आता है कि इकोनॉमिक्स क्या है। सो एक शॉर्ट में आपको इकोनॉमिक्स का मतलब मैं समझना चाहता हूं बच्चों। अंडरस्टैंड व्हाट इज इकोनॉमिक्स। सी इट इज़ अ सोशल साइंस, सो सिंस इट इज़ अ सोशल साइंस इट इज़ अ साइंस एज वेल एज एन आर्ट। तो आपको ये बात समझना है, दिस साइंस बेसिकली डील्स विथ व्हाट, इट डील्स विथ ह्यूमन बिहेवियर, it deals with human bonds, it deals with resources to satisfy human want. अब एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं बच्चों। Let's say I gave or your parents gave you 1000 rupees. So a resource is 1000 rupees. अब उस 1000 से आपको क्या करना है? You got certain event. एक इवेंट है आपका बर्थडे, दूसरा इवेंट है बर्थडे के लिए फ्रेंड को पार्टी देनी, तीसरा इवेंट है इवन यू वांट टू बाय अ क्लॉथ। नेक्स्ट एक नई मूवी आई, लेट्स से MS धोनी रिलेटेड या कोई लेटेस्ट मूवी आई, वो भी आपको आपके स्पेशल फ्रेंड के साथ देखना है। तो कहने की बात है सिर्फ 1000 रुपये, कपड़ा चाहिए, बर्थडे केक चाहिए, पार्टी चाहिए, प्लस मूवी चाहिए, और साथ ही साथ स्पेशल फ्रेंड के साथ भी जाना है CCT में। सो कहने का अर्थ है यार, विथ लिमिटेड रिसोर्सेस योर वांट्स आर सो मेनी। नाउ व्हाट यू नीड टू डू इज यू नीड टू प्रायोरिटाइज योर वांट। आपको ये देखना पड़ेगा कि कौन सा वांट मस्ट है। हाँ यार, कपड़ा नहीं लिया इस साल चलेगा, ओके चलेगा तो नो प्रॉब्लम। अच्छा केक इज कंपल्सरी बिकॉज दैट इज पार्ट ऑफ बर्थडे, सो ठीक है। पार्टी देना है, चलो एडजस्ट करके देते, शॉर्ट पार्टी दे देते। अब जैसे आपकी लाइफ है वैसे एक फैमिली की लाइफ, वैसे एक डिस्ट्रिक्ट, एक स्टेट, एक नेशन, सबके लाइफ में क्या होता है? रिसोर्सेज। रिसोर्सेज कुड बी अ लैंड, रिसोर्सेज कुड बी अ लेबर, रिसोर्सेज कुड बी अ मनी, अ कैपिटल। अब ये रिसोर्सेज आर लिमिटेड बट वांट्स आर अनलिमिटेड। इंडिया का वांट सोचो ना सर, इंडिया हैज़ 2.4% लैंड एरिया, दैट इज़ अ रिसोर्स, बट इंडिया हैज़ 17.5% पॉपुलेशन। 134 करोड़ पॉपुलेशन को घर देना, कपड़ा देना, बिजनेसेस देना, क्लॉथ देना, स्कूल देना, एजुकेशन देना, नेसेसरी गुड्स देना, कंफर्ट गुड्स देना, लग्जरी गुड्स देना, व्हाट इंडिया हैज़ टू डू? इंडिया हैज़ टू प्रायोरिटाइज इट्स वांट। सो सेम फॉर द फैमिली, सेम फॉर द स्टेट एंड सेम फॉर द नेशन और ग्लोबल विलेज ऐसे कि we have a limited resources and we have to prioritize our want to satisfy our needs. तो अब यही सेम कंसेप्ट, अब ये जो Y इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं, सेम आई गेव यू द लॉजिक। सो इकोनॉमिक इज ऑल अबाउट व्हाट? इकोनॉमिक्स इज अबाउट अंडरस्टैंडिंग ह्यूमन वांट्स and understanding the resources to satisfy human want. Not only that, it is also about prioritizing the want. मतलब you know what your wants are, you know what resources are, and then you are prioritizing your want. So that is basically what it is given here: unlimited wants, limited resources. There is a scarcity. As a result, you have a choice, and choice about what? Choice about what to produce. क्या produce करना? Necessary, a comfort or a luxury. मेडिसिन पहले आना चाहिए, अल्कोहल पहले आना चाहिए।
पढ़ाई पहले होनी चाहिए, एंटरटेनमेंट पहले होना चाहिए, दैट हैज़ टू बी डिसाइडेड. हाउ टू प्रोड्यूस, मशीन टेक्निक यूज़ करना या लेबर टेक्निक यूज़ करना, बिकॉज मशीन का मेरिट डीमेरिट अलग है और लेबर के मेरिट डीमेरिट अलग है. इफ आई एम्प्लॉय मोर लेबर, इट मीन्स व्हाट, लेबर इंटेंसिव टेक्निक, दैट विल इंक्रीज व्हाट, दैट विल इंक्रीज एम्प्लॉयमेंट. So I have to match both the thing, balance both the thing. And the last that you have is for whom to produce, a rich class, middle class or lower class, or do I have to satisfy all people's want? That is to be decided. Next bachcho, let's come back to introduction, first chapter of the economics. Now what I'll do is, now all 10 chapters I will give you a brief idea what you're going to study in this. Now a question comes, what do you mean by micro and what do you mean by macro? तो ये माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या है बॉस और मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या है? तो वेरी सिंपल, बोथ वर्ड्स, माइक्रो मीन्स स्मॉल, इट मीन्स सिंगल, इट मीन्स इंडिविजुअल. फॉर एग्जाम्पल, लेट्स से देर आर 12 lakh स्टूडेंट इन महाराष्ट्र बोर्ड एंड आई एम स्टडिंग अबाउट यू एज अ पर्सन. आप एक सिंगल बिहेवियर के बारे में मैं पढ़ता हूँ, दैट बिकम्स इंडिविजुअल अप्रोच, दैट बिकम्स माइक्रो इकोनॉमिक्स. But when I study all the behavior of the student of entire Maharashtra, then I'm studying macro. आपके एरिया में आप एक कस्टमर हो, आप रोटी, कपड़ा, मकान, नेसेसरी गुड्स, आप जो भी डिज़ायर या डिमांड करते हो, आपका अकेले का डिमांड इज इंडिविजुअल, माइक्रो. और ऐसे सब मिलके पूरे इंडिया का डिमांड, दैट इज मैक्रो. एक सेलर बेचता है, माइक्रो. सब सेलर मिलके बेचते हैं, मैक्रो. मतलब माइक्रो इज अ इंडिविजुअल अप्रोच, स्टडीइंग इंडिविजुअल, सिंगल, वेयरएज मैक्रो इज लार्ज और एग्रीगेटिव. अब आपको क्वेश्चन आएगा, सर व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट टू स्टडी इंडिविजुअल एंड मैक्रो बोथ? बिकॉज सी, इफ आई वांट टू सेल अ प्रोडक्ट, आई हैव टू मेक श्योर इट सेटिस्फाइज इंडिविजुअल पर्सन्स नीड्स एंड वांट. उस इंसान की अगर उस प्रोडक्ट में यूटिलिटी होगी तो मेरा प्रोडक्ट बिकेगा. मतलब आई हैव टू सी इंडिविजुअल अप्रोच. एट द सेम टाइम आई ऑल्सो सी कि जितने ज़्यादा लोग खरीदेंगे उतना ज़्यादा रेवेन्यू बढ़ेगा. मतलब आई ऑल्सो हैव टू सी मैक्रो अप्रोच. नेक्स्ट, सो in short, in this chapter what you will be studying about microeconomics, which means individual or single, and then you'll be studying about macro, which means large or aggregate. Further we will be studying a historical review of micro and macro. We would be studying a difference between micro and macro, and we will be studying scope of micro and macroeconomics, and last, the importance of micro and macroeconomics. Moving ahead my friend, next chapter is utility analysis. तो जब आपने माइक्रो पॉइंट समझ लिया, मैक्रो पॉइंट समझ लिया, तो माइक्रो का मेजर चैप्टर समझते हैं. कस्टमर बिहेवियर को समझने के लिए 3 चैप्टर्स डिवोटेड है. 1 चैप्टर इज अबाउट यूटिलिटी एनालिसिस. नाउ व्हाट डू यू मीन बाय यूटिलिटी? सो यूटिलिटी मीन्स वांट सेटिस्फाइंग पावर ऑफ द कमोडिटी. आपके जीवन में जो भी चीज़ आपका कुछ ना कुछ वांट सेटिस्फाई करता, वो चीज़ का आपके लाइफ में इम्पोर्टेंस है, आप उसके लिए पैसे देने के लिए तैयार हो. आज अब इकोनॉमिक्स इसलिए पढ़ रहे हैं बिकॉज यू नो इट सेटिस्फाइज योर वांट. 12th स्टैंडर्ड का बोर्ड एग्जाम में काम में आएगा, प्रोफेशनल एग्जाम्स में काम में आएगा, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में काम में आएगा, आपके बिजनेस लाइफ में काम में आएगा, आपके कॉर्पोरेट लाइफ में काम में आएगा. द इकोनॉमिक हैज़ इट्स इंपॉर्टेंस, इट मीन्स इकोनॉमिक हैज़ अ यूटिलिटी. बच्चों ये एक बात याद रखना, जो चीज़ की यूटिलिटी ज़्यादा होती है उसका डिमांड ज़्यादा होता है. एंटरटेनमेंट की यूटिलिटी है, एंटरटेनमेंट का डिमांड है. मोबाइल की यूटिलिटी है, मोबाइल का डिमांड है. कैमरा की यूटिलिटी है, कैमरा का डिमांड है. मेडिसिन की यूटिलिटी है, मेडिसिन का डिमांड है. एजुकेशन की यूटिलिटी है, एजुकेशन का डिमांड है. मतलब आई सी ए स्टेटमेंट, यूटिलिटी इज द बेसिस फॉर डिमांड. मतलब वो चीज़ डिमांड ज़्यादा होगी जिसकी यूटिलिटी हुई, और जो चीज़ डिमांड ज़्यादा होगी वो बिजनेस आपको करना है. You got it? So utility means what? Want satisfying power of the commodity. Further, we will be studying about types of utility, and then further what are marginal utility, what is total utility. Very important. There is a law of diminishing marginal utility. This law is basically explaining a customer behavior.
So we'll be studying about this law. This law is basically introduced by Dr. Alfred Marshall. He explained how a customer behave. तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग लॉ है जो आपको समझेगा कि यार आपकी जो साइकोलॉजी है वो क्यों ऐसी है ना। आज तुम जो भी चीज़ मांगते हो या जो खरीदते हो उसकी पीछे की यूटिलिटी इज द मेजर क्राइटेरिया फॉर व्हाट व्हाई यू वांट दैट। तो वी वुड बी स्टडिंग दिस चैप्टर। नेक्स्ट, अब अगर यूटिलिटी समझ में गया कि दिस प्रोडक्ट हैज़ ए यूटिलिटी, फिर आप वो क्या करोगे बच्चों, वो प्रोडक्ट का डिमांड करोगे। तो नेक्स्ट चैप्टर वही आ रहा है, डिमांड। अब डिमांड को समझना है। देखो एक बिजनेसमैन को क्या होता है ना, बिजनेसमैन को वो बिजनेस करना चाहिए जिस प्रोडक्ट या सर्विस का ज़्यादा से ज़्यादा डिमांड है। बिकॉज इफ इट इज़ डिमांडेड मोर, ऑब्वियसली यू विल बी एबल टू सेल मोर, एंड इफ यू आर एबल टू सेल मोर यू विल हैव मोर रेवेन्यू। मतलब कस्टमर का एंगल देखना मतलब डिमांड देखना जरूरी है। अब डिमांड में क्या समझना है, तो आज अगर देखा जाए लास्ट के 6-7 ईयर से बाबा रामदेव का पतंजलि प्रोडक्ट बहुत डिमांड में हुआ। इसका मतलब क्या बच्चों, इसका मतलब उसका सेल बहुत ज़्यादा हो गया, क्रोर्स में ही सेलिंग इनटू इट। इनफैक्ट उसका बिजनेस फास्ट मूविंग कंज्यूमर बिजनेस को तोड़ रहा है। हिंदुस्तान यूनिलीवर, डाबर, कोलगेट इनके बिजनेस को compete कर रहा है। And the kind of business today he is running, not only he is running in entire India, he is planning to run all over world. तो इसका डिमांड ज़्यादा है because it is आयुर्वेदिक हर्बल प्रोडक्ट। तो ये बात समझा। अब सेकेंड, अगर आप नोटिस करोगे मोबाइल का डिमांड F9, वाई पीपल हायर ब्रांड एम्बेसडर, बिकॉज उनके बेसिस से वो एडवर्टीजमेंट बेटर कर पाते हैं। मोबाइल का डिमांड यू नो इट, सबसे ज़्यादा मोबाइल कहाँ बिकता है, इंडिया। इंडिया एज अ मार्केट वेर यू कैन सेल मैक्सिमम, इसका मतलब उसका डिमांड ज़्यादा है। एंड थर्ड, गोल्ड, क्या बोलना है टुडे इफ़ यू सी द इकोनॉमिक्स ऑफ द कंट्री, रियल स्टेट डाउन, नेगेटिव रिटर्न, FD 5-6% रिटर्न, so there is nowhere where you can invest money. So what is the best investment today? Stock people are talking about gold. अब गोल्ड का प्राइस क्यों बढ़ते जा रहा है, तो ये चैप्टर में समझोगे सर। एक बॉलीवुड स्टार में कुछ बहुत पैसा कमाते, कुछ कम कमाते, यू नो व्हाट द वर्ड, यार इसका डिमांड ज़्यादा है। अच्छा डिमांड ज़्यादा तो प्राइस ज़्यादा मिल रहा है उसको। सो डिमांड इज द बेसिस फॉर ऑल योर वांट। वी वुड बी स्टडिंग इन दिस। इसमें पढ़ेंगे क्या, what do you mean by demand, what are the types of demand, what are factors that affects the demand, and very important law of demand introduced by Dr. Alfred Marshall. Law of demand में हम लोग पढ़ेंगे what is the statement, what are the assumption and exception, and last factor affecting, and then next chapter, the next chapter that you have is elasticity of demand. तो बच्चों अब elasticity of demand में क्या है, तो सबसे पहले एक बात बोलते हैं, elasticity means what? It means a change, it means responsiveness. अगर प्राइस बदलता है तो डिमांड पे इम्पैक्ट होता है, आपका इनकम बदलता है तो डिमांड में इम्पैक्ट होता है। अगर पेट्रोल का प्राइस बढ़ा तो कार, बाइक, इन सब के मोटर व्हीकल के डिमांड पे इम्पैक्ट होता, मतलब कुछ तो रिलेशन है। दिस रिलेशन इज नथिंग बट चेंज, दिस चेंज इन रिलेशन इज नथिंग बट व्हाट, इलास्टिसिटी। So elasticity is what it is, a responsiveness, change in value of one variable lead to change in the value of other variable. Then what are types of elasticity? You have price elasticity. If price changes, demand changes, it's called price elasticity. If income changes and my demand changes, आज देखो ना सर 8 मंथ में कोरोना टाइम में हुआ क्या, लोगों के जॉब चले गए, लोगों के इनकम कम हो गए, ऑब्वियसली उनका डिमांड भी कम हो गया। मतलब इनकम इंक्रीजेस डिमांड, इनकम डिक्रीजेस डिमांड, मतलब देयर इज अ रिलेशन बिटवीन इनकम एंड डिमांड। सेम अगर पेट्रोल का प्राइस बढ़ गया या कोई चीज होगा, लेट्स से टी कॉफी ले लेते, टी का प्राइस बढ़ते जाए, कॉफी का डिमांड क्या होगा, बढ़ जाएगा, बिकॉज पीपल से टी महंगा है, बेटर कॉफी ले लेते। सो दीज आर कॉल्ड एज क्रॉस इलास्टिसिटी। सो टाइप्स and further price elasticity is being divided into 5 types: perfectly elastic, perfectly inelastic, unitary, less than, more than, and what are the significance of elasticity. And the last what we will study in that, what are the method of measuring elasticity. Next, अब बच्चों आ जाते हैं सप्लाई एनालिसिस। अब ये सप्लाई एनालिसिस कस्टमर के बारे में नहीं बात करेंगे, सेलर के बारे में बात। एक मैन्युफैक्चरर, एक सेलर कैन बी होल सेलर, रिटेलर,
कोई भी डिस्ट्रीब्यूटर हो, वो कैसे बिहेव करेगा, दैट वी विल स्टडी अंडर सप्लाई एनालिसिस। सप्लाई का सबसे बेसिक समझना, सप्लाई डिपेंड्स ऑन स्टॉक। तो व्हाट इज स्टॉक एंड व्हाट इज सप्लाई? स्टॉक इज व्हाट माय फ्रेंड, कितना स्टॉक डिपेंड्स ऑन मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्शन। स्टॉक इज क्वांटिटी ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल, whereas supply is quantity of goods offered for sale। कितना इंडिया में माल बनता है, कितना बिकता है। बनना इज स्टॉक, प्रोडक्शन करके जो दुकान में आता है स्टॉक, वहां से कितना बेचा जाता है सप्लाई। देन वी वुड बी स्टडीइंग व्हाट आर द टाइप्स ऑफ सप्लाई, वेयर इज इंडिविजुअल मार्केट सप्लाई। एक सप्लाई या एक सेलर क्या फैक्टर इफेक्ट करता है उसके सप्लाई को, व्हाट आर द फैक्टर दैट अफेक्ट्स द सप्लाई, एंड वेरी इंपॉर्टेंट वन मोर लॉ ऑफ सप्लाई। सो अगर देखा जाए देयर आर 3 लॉज यू हैव इट। वन इज लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिन यूटिलिटी, द सेकेंड इज लॉ ऑफ डिमांड, एंड देन थर्ड यू हैव इज लॉ ऑफ सप्लाई। ये तीनों लॉ मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स आपके माइक्रो इकोनॉमिक्स के। और सप्लाई में एक बात समझना हमको, देखो प्रैक्टिकली समझना है कि यार 2 कंपनी लेते हैं, एक होता जियो और एक होता वोडाफोन। अब जियो ने अपना बिजनेस 2016 में चालू किया, व्हेन डीमोनेटाइजेशन हैपेंड, यू नो, उसने डीमोनेटाइजेशन को डिजिटलाइजेशन से कनेक्ट किया एंड ही स्टार्टेड हिज बिजनेस। इतना ही नहीं, उस समय उसने देखा इंडिया में ह्यूज कस्टमर बेस है, मोबाइल बिक रहा है, इंटरनेट का नीड्स बढ़ रहा है, लेट्स सेल दिस, टेलीकम्युनिकेशन इंडस्ट्री में घुस गया। एंड इतना ही नहीं, जितने पूरे मार्केट कैप तो उतना अकेले उसने पैसा लगाया रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड में, मुकेश अंबानी ने। एंड सी वेयर मुकेश अंबानी कंपनीज टुडे, आज 10 लाख करोड़ से ज़्यादा उसका मार्केट कैप है। इट इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट कंट्री इन इंडिया, कंपनी इन इंडिया। और क्या किया, बस यूटिलिटी समझा, डिमांड समझा और सप्लाई बढ़ा दिया, और सप्लाई के फैक्टर्स को प्रॉपर से समझा। इसी के कारण जियो धन धना धन, बॉस क्या धन धना धन, सबको नचाया, मार्केटिंग कर रहा है, एडवर्टाइजमेंट कर रहा है, और आज सबसे ज़्यादा रेवेन्यू बना रहा है। सी द शेयर्स ऑफ रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड एंड सी द शेयर्स ऑफ वोडाफोन इंडिया। तो हम ये समझेंगे एक सेलर क्यों इतना बढ़ गया और एक सेलर क्यों नीचे गिर गया। इट्स ऑल अबाउट योर इकोनॉमिक्स। Had he would have understood, managed properly, he would have been able to make it. Vodafone Idea क्यों इतना strong base customer था, फिर भी आज down. Maybe somewhere costing, marketing strategy, maybe some seller's point of view, maybe a customer's point of view उसने proper से नहीं समझ पाया। Next, अब जब आपने एज अ बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू देखा जाए कि जब आपने एक कस्टमर का बिहेवियर समझ लिया, यूटिलिटी समझ लिया, उसका डिमांड समझ लिया, आप सेलर बन गए, तो आप एक बात और इम्पॉर्टेंट है, मार्केट स्ट्रक्चर पढ़ना जरूरी है। सर जब भी बड़े बिजनेसेस करते हैं नो, कंपनीज फ्रॉम जापान, फ्रॉम यूएसए, फ्रॉम इंडिया, ऑल द बिग कंपनीज व्हेनेवर दे गो टू डू द बिजनेस, व्हाट इज फर्स्ट थिंग दे नोटिस? मार्केट स्ट्रक्चर। व्हाट काइंड ऑफ मार्केट आर वी वर्किंग इन? आर वी वर्किंग इन लोकल मार्केट? अगर आप दुकानदार हो तो आपको लोकल मार्केट का स्ट्रक्चर समझना है। आप लार्ज स्केल पे कंपनियां खोले तो यू हैव टू स्टडी नेशनल मार्केट, ग्लोबल मार्केट, मल्टीनेशनल कंपनी खोलनी है तो क्या ऐसा था जो KFC को इतना पॉपुलर बना दिया? क्यों सोनी ब्रांड इतना लार्ज स्केल पे बिजनेस करता है? सो बेसिकली आई एम टॉकिंग अबाउट व्हाट आर द डिफरेंट मार्केट स्ट्रक्चर यू हैव। अ मोनोपोली मार्केट, अ परफेक्ट competition, pure competition, monopolistic competition. These are nothing but there are features, there are characteristics that decide this kind of market, depending on the sellers, depending on the cost, depending on the advertisement, depending on the numbers of buyer. So we would be studying कि यार मार्केट कैसे होता है, मार्केट का स्ट्रक्चर कैसा होता है, और किस मार्केट की क्या स्पेशलिटी होती, दैट वी वुड स्टडी इन दिस चैप्टर। नेक्स्ट, अब एक और मैक्रो इकोनॉमिक्स में जाते हैं। बिफोर आई गो टू मैक्रो इकोनॉमिक्स, सिर्फ एक ही बात कि लास्ट ईयर एक और एक चैप्टर्स होता था, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, विच चैप्टर इस साल हम लोग को नहीं है। सो दैट इज़ व्हाट इज़ न्यू कि फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन का चैप्टर महाराष्ट्र बोर्ड ने निकाल दिया। अब बच्चों आगे चाहते हैं, आगे आज हम मैक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में बात करते हैं। अब माइक्रो तो हो गया, माइक्रो मतलब आपने एक यूटिलिटी समझ लिया, कस्टमर का बेस समझ लिया, मतलब डिमांड समझ लिया, डिमांड में क्या चीज़ें चेंज कर सकते हैं, मतलब इलास्टिसिटी समझ ली। इतना ही नहीं, अच्छा ये सब समझने के बाद आप सेलर हो, दुकानदार या बेचने वाले या बिजनेसमैन, तो आपने सेलर्स का पर्सपेक्टिव समझ लिया, और ये सब
किस मार्केट में रहते हैं, कैसे स्ट्रक्चर में काम करते हैं, वो समझ लिया। तो दीज वर व्हाट यू हैड इन माइक्रो इकोनॉमिक्स। नाउ लेट्स कम बैक टू मैक्रो इकोनॉमिक्स माय फ्रेंड। नाउ मैक्रो इकोनॉमिक्स में क्या है बॉस? तो फर्स्ट आता है इंडेक्स नंबर। फर्स्ट व्हाट इज इंडेक्स नंबर? सो इंडेक्स नंबर इज अ मैथमेटिकल टूल टू फाइंड आउट द चेंज इन द वैल्यू ऑफ टू वेरिएबल्स। इफ 2000 में लैंड का रेट या प्राइस क्या था, 2010 में क्या था, 2020 में क्या था, ये चेंज को ढूंढना इज नथिंग बट व्हाट? इंडेक्स नंबर। और ये चेंज में सबसे ज्यादा इन्फ्लेशन होता है, महंगाई इन्फ्लेशन एवरी ईयर बढ़ रही है। लास्ट के 20 साल में इफ यू सी व्हाट 100 रुपीज कैन बाय 2000 में, टुडे इट इज बाइंग लेस क्वांटिटी इन 2020। इसका मतलब सर इन्फ्लेशन कहाँ ना कहाँ आपके प्राइस की वैल्यू, आपके मनी की वैल्यू डिक्रीज करता। इफ आई हैव टू डिफाइन इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन इज व्हाट? राइज इन द प्राइस ऑफ गुड्स एंड सर्विस, दस डिक्रीजिंग मनी वैल्यू। अब इन्फ्लेशन क्यों है, क्या है, कैसे है, इंडिया का इन्फ्लेशन का ट्रेंड कैसा है, लास्ट के 50 ईयर्स में इन्फ्लेशन कैसे हुआ, उसका इम्पैक्ट क्या हुआ। बिकॉज एज अ कंट्री देखो, जब भी कंट्री बढ़ना चाहती है तो दो चीज़ होता है, एक ऑब्जेक्टिव होता है कि उसका ग्रोथ रहे, मतलब उसका नेशनल इनकम बढ़ता रहे, बट दूसरा ऑब्जेक्टिव महंगाई ना बढ़े ज़्यादा। क्यों? क्योंकि गरीबों की लाइफ में इश्यू हो जाएगा। दैट्स वाई वी विल बी स्टडिंग इंडेक्स नंबर। नेक्स्ट, अब आ जा रहा है इंडेक्स नंबर होने के बाद फिर मेरा एक फेवरेट चैप्टर, दैट्स नेशनल इनकम। ना ये बड़ा इंटरेस्टिंग चैप्टर है बच्चों। यार नेशनल इनकम कैसे मेजर किया जाता है? मतलब अपने को पता है अपनी फैमिली का इनकम कैसे होता है, मॉम ने कमाया, डैड ने कमाया या भाई ने, जो भी उनका इनकम ऐड कर दो, फैमिली की इनकम हो गई। सिमिलरली इंडिया भी तो है ना सर। इंडिया में एक्सक्यूज मी, इंडिया में 135 करोड़ पॉपुलेशन, उसमें से लेट्स से 45 करोड़ पीपल काम करते रहेंगे। तो ये जो सब लोग काम करते हैं, तो वो काम करते तो गुड्स और सर्विस प्रोड्यूस होता है, वो एक साल में जो प्रोड्यूस होता है उसको मेजर करना है। अच्छा, मेजर किस में करना है? मनी में। बिकॉज बाकी सेम और किस में कर सकते हो? हर एक के लिए डिफरेंट यूनिट, क्लॉथ्स का यूनिट डिफरेंट है, स्टील का यूनिट डिफरेंट है, गाड़ी का सेल डिफरेंट है। सबसे कॉमन डिनोमिनेशन क्या है? मनी। मतलब एवरीथिंग शुड बी मेजर इन टर्म्स ऑफ मनी। तो नेशनल इनकम इज व्हाट? इट इज नथिंग बट व्हाट? और जीडीपी इज नथिंग बट व्हाट? मेजरिंग ऑल द वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फॉर अ गिवन ईयर इन टर्म्स ऑफ मनी। मतलब जितने गुड्स और सर्विस एक साल में प्रोड्यूस होते हैं उसको मनी में मेजर करने का, वो भी एक साल के अंदर का, उसको हम लोग नेशनल इनकम बोलते हैं। और फिर उसके अंदर हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे बच्चों? व्हाट इज जीडीपी, व्हाट इज जीएनपी, व्हाट इज एनडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट क्या होता, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट क्या होता, एनडीपी क्या होता है, एनएनपी क्या होता है, फैक्टर कॉस्ट में क्या आ जाएगा, मार्केट प्राइस पे क्या आ जाएगा। अच्छा, फैक्टर मतलब कुछ प्रोड्यूस करोगे तो क्या लगेगा? अच्छा, रेंट, वेजेस, कैपिटल, इनका लैंड लगेगा, रेंट पे कर दो, वर्कर काम करते वेजेस दे दो, मशीन्स यूज कैपिटल यूज कर रहा है, इंटरेस्ट पे कर दो, बिजनेस वाला काम कर रहा है, प्रॉफिट दे दो। मतलब फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को कॉस्ट ऐड करना, बट मार्केट में बेचते समय टैक्स आता है, सब्सिडीज आते हैं, उसको भी लेना। सो इन दिस वी विल बी स्टडिंग व्हाट इंडियाज नेशनल इनकम इज. We will also compare its India's income with USA and China. We would studying what is GDP, gross domestic product. We would studying GNP. We would studying NDP, NNP. We would also study what are the factors that affects national income, and what are very important question, what are the methods of measuring national income. And when you measure national income, those three methods, it has its own practical and theoretical difficulties. That is what we will be covering in this chapter. नेक्स्ट आगे आते हैं पब्लिक फाइनेंस। ये एक बड़ा इंटरेस्टिंग चैप्टर है, मोस्ट प्रैक्टिकल चैप्टर है बच्चों। दिस इज द मोस्ट प्रैक्टिकल चैप्टर दैट यू हैव। बेसिकली पब्लिक फाइनेंस में आप बजट पढ़ने वाले हैं। अब सबसे पहले बजट क्या, हर एक साल इंडिया बजट प्रोड्यूस करता है, तो बजट कंट्री का क्या है, कैसा है, ये इस चैप्टर में हम लोग पढ़ने वाले हैं।
आपके फैमिली में बजट ऑब्वियसली होता रहेगा ना कि यार कैश फ्लोज आता है, कैश आउटफ्लोज होता है, जो कमा के लाते हैं दैट इज़ कैश इनफ्लो, उसमें से जो रोटी कपड़ा मकान मतलब ना बेसिक नीड्स पे जाता है, फूड क्लोथ शेल्टर एजुकेशन एंटरटेनमेंट, जो भी पैसा जाता है, सेविंग कितना होता है, तो रिसीट्स पेमेंट को हम लोग कंपेयर करते हैं। वैसे सेम कंट्री का है, कंट्री रिसीव्स कैश इनफ्लोज, दे कॉल्ड एज रिसीट्स। उस रिसीट्स रेवेन्यू हो सकती, कैपिटल हो सकती, वो दोनों रिसीट्स को फिर पे किया जाता है, एक्सपेंडिचर होता, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होता, कैपिटल एक्सपेंडिचर होता। तो अगर एक ग्राफ मैंने यहाँ लिया है 2020 और 21 का, तो ये 2020 और 21 में इंडिया में टोटल 30 लाख करोड़ इज व्हाट कैश रिसीट्स। अब उसका समझो 100% मतलब 1 रुपये ले लो, कहाँ से पैसा आता है गवर्नमेंट को। तो बच्चों अगर आप नोटिस करोगे तो सबसे पहले 18 रुपये तो कॉर्पोरेट टैक्स देती है, मतलब इंडिया में जो लिस्टेड कंपनी अनलिस्टेड कंपनी है जितने भी कॉर्पोरेट कंपनी, वो टोटल पैसा जो उसका 18% इज बीइंग पेड बाय कॉर्पोरेट टैक्स, मतलब कंपनीज। दूसरा 17% इनकम टैक्स। नेक्स्ट एक्साइज ड्यूटी में 7% या 7 पैसा आता है, और जीएसटी 18% यू गेट द मनी, 18% लेट्स से 10 लाख 12 लाख करोड़ जीएसटी में, इससे पैसा मिलता है। देन यू हैव नॉन टैक्स रेवेन्यू, यू हैव डेट रिसीट्स, और फिर उसके बाद भी शॉर्ट पड़ जाता है, शॉर्टेज ऑफ, तो इसके लिए हम लोग डेट फिनेंसिंग करते हैं, डेफिसिट, फिजिकल डेफिसिट जो होता है उसके लिए बोरोइंग किया जाता है। 20% या 1 रुपये में 20 पैसा लोन में उठा के लेना पड़ता है। अब ये पैसा जाता कहाँ है बच्चों? तो बेसिकली गवर्नमेंट खर्च करती है, अभी देख सकते हो डीमोनेटाइज, ये जब से कोरोना हुआ है तो बहुत लोगों को ना 2000-3000 मंथली स्कीम में दिया जा रहा है, इतना ही नहीं फार्मर्स को सब्सिडीज़ दिया जा रहा है, इवेंट पेंशनर दिया जा रहा है। तो ये जो फैसिलिटीज़ गवर्नमेंट देती है तो कहाँ से देती है? तो यही पैसा लाते हैं, यही पे करते हैं। आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, डिफेंस, सिविल सर्वेंट, इनकी सैलरी भी तो यहाँ से ही जाती है, इंफ्रास्ट्रक्चर भी यहाँ से बनता है। मतलब कहाँ कहाँ, सो देयर इज़ अ सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम, उसमें ऑन एन एवरेज 9% पैसा जाता है, 9 रुपये चला, 9 पैसा चला, 9%, 100 में से 9%, या 1 रुपये में से 9 पैसा इसमें जाता है। नेक्स्ट सेंट्रल सेक्टर स्कीम्स होते हैं बहुत सारे, प्रधानमंत्री सड़क योजना, उज्ज्वला योजना, तो बहुत सारे स्कीम्स गवर्नमेंट रन एट सेंट्रल लेवल, उसमें चला जाता है। मनरेगा स्कीम्स, इंटरेस्ट पे किया जाता है, जो लोन उठाया था उसका इंटरेस्ट पे किया जाता है, दैट कुड बी देयर। सब्सिडीज़ देते हैं, प्लस देयर इज़ फिनांस कमीशन, स्टेट्स ड्यूटीज़ होता, पेंशनर को पेंशन दिया जाता है, प्लस अदर एक्सपेंडिचर। तो ऐसे गवर्नमेंट खर्च करती है। तो बेसिकली वी वुड बी स्टडिंग what is budget. Budget is what? Estimate of income and expenditure of a given year. What are types of budget? Surplus, deficit, balance, and then what are the components of budget? That is we will be studying in this chapter. Next बच्चों आगे चलते हैं, फिर आ जा रहा है फॉरेन ट्रेड। दिस इज बेसिकली लास्ट चैप्टर, बट हम लोग ने यहाँ आगे ले लिया। फॉरेन ट्रेड में बेसिकली आप क्या पढ़ोगे कि देखो यार, वी आर नॉट टोटली इंडिपेंडेंट, वी ऑल आर डिपेंडेंट ऑन ईच अदर। इसलिए बहुत कुछ बाहर कंट्री से इंडिया में लाया जाता है, दैट इज कॉल्ड एज इनपुट्स। गुड्स एंड सर्विसेज बॉट फ्रॉम अदर कंट्री टू आवर कंट्री और टू इंडिया इज कॉल्ड एज इनपुट्स। इंडिया इम्पोर्ट ज़्यादा क्या करता है? क्रूड ऑयल, पेट्रोल, डीजल। और क्या ज़्यादा इम्पोर्ट करता? गोल्ड। तो देर आर अदर थिंग्स, स्टील्स। तो इंडिया जो इंपोर्ट करता है, टोटल इंपोर्ट्स ऑफ इंडिया, वी विल बी स्टडीइंग अबाउट दैट पार्ट। इतना ही नहीं, वी ऑल्सो एक्सपोर्ट्स, उतना लार्ज स्केल ग्लोबली हम लोग एक्सपोर्ट नहीं करते जितना चाइना करता है। तो वी विल स्टडी अबाउट इंडियाज इंपोर्ट, वी विल स्टडी अबाउट इंडियाज एक्सपोर्ट, इंडिया ज़्यादा से ज़्यादा क्या एक्सपोर्ट करता है, एंड वी विल ऑल्सो स्टडी अबाउट इंटरप्रेट, एंड देन बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या होता है। वी विल स्टडी ऑल दिस थिंग इन दिस चैप्टर। And last chapter, I love this, the most important chapters, and that is money market and capital market. ये latest chapter महाराष्ट्र बोर्ड ने डाला, I am very happy they understood the importance. इस chapter में we would study about detail how the entire money system works in India. मतलब इंडिया का बैंकिंग सिस्टम, क्रेडिट क्रिएशन कैसे होता, हाउ डज मनी बीइंग क्रिएटेड, हाउ मनी बीइंग डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू बैंकिंग चैनल्स, व्हाट इज द रोल ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अंडर दिस. सो वी वुड बी स्टडिंग ऑल द एक्टिविटीज रिलेटेड टू बैंकिंग. दैट्स मनी मार्केट.
And then when I talk about capital market, my friend, so basically capital market is nothing but studying about shares, debentures, bonds. As a company, when you want to run a business, you need a capital. How do you get a capital? You get a capital by issuing shares, debenture, bonds. There could be owner capital, there could be borrowed capital. तो ये शेयर मार्केट या कैपिटल मार्केट चलता कैसे?